हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप में से जो भी कैंडिडेट्स भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकलने वाली जीडीएस की नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। और दोस्तों, जीडीएस की नई भर्ती का एक डिटेल में नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें कि आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। आप फॉर्म कब से और कब तक अप्लाई कर पाएंगे, साथ साथ में फॉर्म को एडिट करने की स्टार्टिंग लास्ट डेट क्या कुछ रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, साथ साथ में सिलेक्शन का प्रोसेस वगैरह और अदर जितनी भी जानकारी होती हैं वो सारी की सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सब जानकारी बताने वाला हूं। और जैसा कि हमने आपको कहा भी था कि जैसे ही डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, सभी जानकारी आ जाएंगी, तो हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये सब जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी इसी तरह से डिटेल में ट्रस्टेड और जेन्युइन जानकारी पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने भी ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो उन सभी कैंडिडेट्स को दिल से थैंक यू भी कहना चाहता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, आप कहाँ से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट वगैरह को एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय डाक विभाग की तरफ से 20 अगस्त 2026 की डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। इस दिन ये डिटेल में जानकारी आ गई है। अब ये नोटिफिकेशन जो है ना, ये कई बार ऑफिस में जो कर्मचारी कार्यरत होते हैं तो वो आउट कर देते हैं, उनके पास में नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया जाता है। सर्कल वाइज ये सभी के पास में नोटिफिकेशन जाता है। इंडिया में इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट के 23 सर्कल्स हैं, तो उन सभी के पास में नोटिफिकेशन सेंड किया जाता है भर्ती आने से पहले ही। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन अभी आउट हो गया है और यहाँ पर ये जानकारी बताई गई है। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026 डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन एंड एंगेजमेंट शेड्यूल। मीन्स कि जो डिटेल में जानकारी होती है उसको डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन बोला जाता है। तो वो सारी की सारी जानकारी आ गई है। और जो एंगेजमेंट का शेड्यूल है, एंगेजमेंट का शेड्यूल का मतलब कि फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्ट डेट क्या होती है, स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए, लास्ट डेट क्या होनी चाहिए, और साथ साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी, क्योंकि ये एंगेजमेंट में ही आता है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो कब तक होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे कि इसमें जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट को भी एंगेजमेंट शेड्यूल में ही काउंट किया जाता है। रिजल्ट कब तक आएगा तो वो भी जानकारी हम आपको बताएंगे। साथ साथ में रिजल्ट इसका मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर किया जाता है। मीन्स की फर्स्ट लिस्ट आती है, उसके बाद में सेकंड लिस्ट आती है। सेकंड लिस्ट में भी अभी अगर सभी जो वैकेंट पोस्ट हैं वो फिल नहीं हो पाती हैं तो उसके बाद में थर्ड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट के बाद में फोर्थ लिस्ट आती है। तो इस तरह से करके मल्टीपल लिस्ट जो है डिक्लेयर की जाती हैं। तो ये सारा का सारा एंगेजमेंट का शेड्यूल इन्होंने बता दिया है अभी। तो देखिए, इसमें दो बातें तो एक ये होती हैं आपकी कि आपका रजिस्ट्रेशन आप कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन, और फॉर्म अप्लाई कब कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन तो आप कर पाएंगे 31 अगस्त 2026 से, और आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे सितंबर 2026, 2 सितंबर 2026 से। ठीक है, तो 2 तारीखें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद में और भी डेट यहाँ पर आप अच्छे से चेकआउट कर लें कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, और 19 सितंबर 2026 तक आप इसके लिए अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ये कहते हैं कि हम 2 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो 2 बार अप्लाई नहीं कर सकते। आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो एक बार ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। साथ साथ में कुछ कैंडिडेट ये बोलते हैं कि हम एक फॉर्म तो भर देते हैं अपने राज्य के लिए और दूसरा भर देते हैं दूसरे राज्य के लिए। तो ऐसा भी मत कीजिएगा, आपका कैंडिडेट से रद्द कर दिया जाएगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। और बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछते हैं, जैसे कि उन्होंने पिछली भर्ती में अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, पंजीकरण किया हुआ है, तो उनकी क्रीडेंशियल्स आपके पास में, जैसे कि लॉगिन आईडी आपने जो बनाई थी, आपका पासवर्ड जो भी बनाया था, तो वो अभी भी अगर आपके पास में है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ओल्ड वाले से ही आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए यहाँ से आपका। तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने पिछली भर्तियों में भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो।
सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखिए 2 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर एडिट या करेक्शन की तारीखें भी बताई गई हैं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए 23 सितंबर से लेकर 24 सितंबर मीन्स की 2 दिन का समय आपको दिया जाएगा। 2 में से 1 दिन और 1 दिन 1 डे और 1 टाइम ही आप अपना इसमें करेक्शन या एडिट कर पाएंगे। कभी आप ये सोचें कि 23 तारीख को एडिट कर लेते हैं और फिर मान लीजिए और कोई गलती रह जाए तो उसको 24 तारीख को कर लेंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। जितनी भी गलती मिस्टेक आपने की है या करेक्शन करना चाहते हैं वो एक बार में देख लीजिएगा क्या कुछ आपको करेक्शन करना है, और उसके बाद में इन 2 दिन में से 23 या 24 तारीख में से 1 टाइम ही आप ये अपना करेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद में आप अगर फाइनल सबमिट कर देंगे फिर दोबारा से कोई भी चेंज या करेक्शन नहीं कर पाएंगे, एडिट वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए इसमें बताया गया है सैलरी जो आपको तनख्वाह मिलती है या पेमेंट मिलती है, ये सैलरी आप देखिए इसमें 2 पोस्ट होती है मेनली, बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक। तो ये जो आपको सैलरी मिलती है टीआरसी इसको बोला जाता है, टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंस, और ये जो आपको मिलता है ये केवल 4 घंटे काम करने के बदले में मिलता है। मीन्स कि आपकी यहाँ पर जो ड्यूटी होती है वो 4 घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है। 4 घंटे काम करने के बदले में ये आपको बीपीएम पद के लिए बेसिक 12,000 रुपये स्टार्टिंग की सैलरी है। स्टार्टिंग में जैसे आप अपॉइंट होंगे तो स्टार्टिंग में 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी, प्लस में अभी जो फिलहाल डीए है वो मिलेगा आपको 63% के अराउंड है, ठीक है। और प्लस में आपका जो स्टेशनरी अलाउंस वगैरह होता है या ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो स्टार्टिंग की अगर अप्रोक्सीमेट सैलरी लगा करके चलें 18-19 हज़ार के अराउंड आपको सैलरी इस पद के लिए मिल जाएगी फॉर द पोस्ट ऑफ बीपीएम, ठीक है। और ये अधिकतम जाती है बेसिक सैलरी 29,380 रुपये तक। एबीपीएम या डाक सेवक की बात कर लें तो यहाँ पर बेसिक सैलरी स्टार्टिंग में बताई गई है आपकी 10,000 रुपये। इस पर अगर 63% के अराउंड आप ये ऐड करेंगे डीए डियरनेस अलाउंस तो 6,300 आप और लगा लीजिए। साथ साथ में आपको साइकिल अलाउंस वगैरह मिलता है 500 रुपये के अराउंड, तो ये आप 16,800 रुपये के अराउंड लगा सकते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ पैसे आपके डिडक्ट भी होते हैं तो वो आपको वहाँ से लेस करने होंगे, तो फिर भी आप लगा करके चलिएगा 15 से लेकर 16,000 के अराउंड आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाएगी फॉर द पोस्ट ऑफ एबीपीएम और डाक सेवक, ठीक है। तो ये बात हो गई डिटेल में सैलरी के रिगार्डिंग में। इसके बाद में देखिए बात कर लेते हैं एज का क्राइटेरिया। आपकी कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए, और इसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो सभी अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथ साथ में मेल एंड फीमेल लड़के लड़कियां सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियों के लिए अच्छी यहाँ पर बात रहती है कि इसमें आपकी कोई भी फीस नहीं लगती। वैसे जो फीस लगती है वो केवल नॉमिनल फीस होती है, बहुत ही कम फीस होती है, 100 रुपये मात्र फीस होती है, ठीक है। अगर आप लड़के हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं या फिर ओबीसी में आते हैं तो आपकी केवल मात्र 100 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। अदर किसी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप लड़के हैं और एससी कैटेगरी में आते हैं या एसटी कैटेगरी में आते हैं या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं तो भी आपकी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है, 0 फीस। और फीमेल के लिए या फिर लड़कियों के लिए भी फॉर्म अप्लाई करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 फीस लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई आपकी फीस के बारे में, एज के बारे में, सैलरी के रिगार्डिंग में। और अपर एज में यहाँ पर छूट भी दी जाती है, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम एज लिमिट जो होती है इसमें SC ST कैटेगरी को 5 साल की अधिकतम आयु में छूट मिलती है 5 ईयर्स की, और OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट को अधिकतम आयु में 3 साल की रिलैक्सेशन या फिर छूट दी जाती है। इसी तरह से PWBD कैंडिडेट जो होते हैं कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 10 साल की छूट दी जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पाएंगे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर है केवल मात्र 10th क्लास आप पास होनी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट और बोथ 10th स्टैंडर्ड विद
यहाँ पर एक और क्राइटेरिया है कि आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए मैथ्स के सब्जेक्ट में एज वेल एज इन इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इन दोनों सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स भी होने अनिवार्य है। इसके साथ में एक सेकंड क्राइटेरिया और भी बताया गया है कि आप जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ की एक लोकल भाषा होती है, तो उस लोकल भाषा का सब्जेक्ट भी आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होना चाहिए। और इसके साथ में स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम एंड नागालैंड। तो यहाँ पर लोकल भाषा के संदर्भ में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, कुछ प्रावधान किए गए हैं किन राज्यों के लिए, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम और नागालैंड। तो ये आपको जरूर से जरूर चेकआउट कर लेने हैं कि क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं लोकल भाषा को लेकर के, ठीक है, जीडीएस की इंगेजमेंट के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, गोवा, सिक्किम, नागालैंड के लिए भी अलग अलग से बताए गए हैं। तो अगर आप इन 4 राज्यों में से किसी भी एक राज्य से बिलोंग करते हैं तो डिटेल में एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि आखिर लोकल भाषा को लेकर के क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर क्वालिफिकेशंस भी बताए गए हैं। अदर क्वालिफिकेशन में क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है। देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये थोड़ा बहुत आप जानते हो, एमएस ऑफिस की जानकारी हो, पेंट वगैरह आपको आता हो, इंटरनेट की आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ईमेल वगैरह सेंड करना, ये सब कुछ जानकारी बेसिक आपको होनी चाहिए। और कंप्यूटर के अलग से सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर है आपके पास में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई बार कैंडिडेट घबरा जाते हैं डेवी टाइम पर कि हमारे पास में सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा नहीं है कंप्यूटर का, तो हमें कहीं निकाल तो नहीं दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आपके पास में कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको निकाला नहीं जाएगा, टेंशन की कोई भी बात नहीं है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर भी कैंडिडेट का कन्फ्यूजन रहता है कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, डीएल जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर भी आपको कोई भी अलग से ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यहाँ पर बताया गया थर्ड, इसका मतलब ये है कि आप केवल इस जॉब पर निर्भर ना रहें। हो सकता है कि आगे चल करके कोई ना कोई प्रोविज़न कर दिया जाए इस भर्ती में, और हो सकता है कि आपकी जॉब चली जाए। इनडायरेक्टली तो इनका कहने का मतलब यही है कि आप भाई केवल इस नौकरी पर, इस जॉब पर निर्भर ना रहें, आप अपना अलग से भी और दूसरी नौकरियों की तैयारी करते रहें या फिर अलग प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए भी तैयारी करते रहें। आप इतने सक्षम होने चाहिए, इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप दूसरे स्रोतों से भी पैसा कमा सकें, या फिर आप कोई अलग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं, अपनी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को परस्यू करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी एडमिशन लेकर के आप जो है अपनी क्वालिफिकेशन को कंटिन्यू रखिए, स्टडी को कंटिन्यू रखिए। कहीं आप ये सोचें कि ये जॉब हमें मिल गई है तो अब कोई भी जॉब की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तैयारी को कंटिन्यू रखें या फिर अपनी क्वालिफिकेशन को कंटिन्यू रखें, ठीक है। इस जॉब पर आप बिल्कुल भी एंटायरली डिपेंड मत रहिएगा, पूर्णतः डिपेंड मत रहिएगा इस पर, ठीक है। अगर ये जॉब आप पा लेते हैं उसके बाद भी आप दूसरी सरकारी नौकरियों की तैयारी करें, या फिर आपके पास में एक और अच्छा अल्टरनेटिव है कि इसमें 2-3 साल बाद में, 2-3 साल रेगुलर सर्विस करने के बाद में आप डिपार्टमेंटल एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की अच्छी वैकेंसीज आती हैं इसमें, जिसमें 2-3 साल की रेगुलर सर्विस रिक्वायर होती है। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके और एमटीएस पद पर आप लग सकते हैं, ठीक है। तो साथ साथ में आप एमटीएस के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेगा, क्योंकि देखिए जीडीएस में तो एग्ज़ाम नहीं है जीडीएस की भर्ती में, लेकिन एमटीएस में एग्ज़ाम आपका होगा। तो एमटीएस की बुक अभी से खरीद लीजिएगा, साथ साथ में तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिएगा, करते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए सिलेक्शन का क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है। जो आपकी मेरिट लिस्ट इसमें तैयार की जाएगी, सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट आपकी तैयार इसमें की जाएगी। साथ साथ में मेरिट लिस्ट जो आपकी होने वाली है वो 10th क्लास में आपके जो भी मार्क्स हैं या ग्रेड या पॉइंट्स हैं उसके व्याप पर, उसके बेसिस पर ये आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
तो अलग से कोई भी इसका एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं, साथ साथ में इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है इसमें, ठीक है। डायरेक्ट ये आपकी भर्ती निकलती है, 10th क्लास के अंकों के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। सबसे पहले तो देखिए, जब अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, पंजीकरण करेंगे, उस दौरान तो आपको चाहिए होगा अपना मोबाइल नंबर रखिए, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी रखिए, ईमेल आईडी, 10th क्लास की पासिंग सर्टिफिकेट, 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो रखिए। इनकी रिक्वायरमेंट होने वाली है बेसिकली, और इन पर आपके OTP वगैरह आएंगे, वो आपको कंफर्म करने होंगे। OTP आते हैं ना, वो आपको बताने होते हैं। तो ये अभी आपको अपने साथ में रखने हैं। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, जब आपका रिजल्ट आ जाता है, उस दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो वो यहाँ पर जानकारी बताई गई है। जैसे कि आपको मार्कशीट की आवश्यकता होने वाली है, आइडेंटिटी प्रूफ की आवश्यकता होने वाली है। इसमें ID प्रूफ के तौर पर आपका या तो वोटर ID कार्ड हो, वोटर ID कार्ड, या आपका DL हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर आपका आधार कार्ड हो, ठीक है, या पैन कार्ड हो। इस तरह से करके आपके जितने भी गवर्नमेंट इशूड ID प्रूफ होते हैं, उनमें से कोई भी एक ID प्रूफ आपका होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं, सच एज SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWD कैटेगरी, तो आपको कास्ट के डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अदरवाइज अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको कास्ट के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। PWD से अगर आप हैं तो PWD सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। EWS कैटेगरी में आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। ट्रांसजेंडर हैं तो ट्रांसजेंडर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपकी 10th क्लास को ही माना जाता है। 10th क्लास का सर्टिफिकेट जो होता है उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, जन्म तिथि वहाँ पर लिखी होती है, तो ये आपको दिखानी होगी, ठीक है। ये सर्टिफिकेट हो गए। इसके बाद में 2 सर्टिफिकेट और यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ में और भी सर्टिफिकेट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप जो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसका भी प्रिंट आउट आप निकलवा करके ज़रूर लेकर के जाइएगा, ठीक है। वो प्रिंट, जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करें, सबमिट कर दें, सबमिट करने के तुरंत बाद आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देता है, वो प्रिंट आप कर लीजिएगा, ठीक है। और जब आप DV के लिए जाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, तो ये भी आप अपने साथ में लेकर के जाइएगा। साथ साथ में आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 4 से लेकर 5 ज़रूर से ज़रूर लेकर के जाइएगा, इनके भी आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है वहाँ पर। साथ साथ में आपका जो रेजिडेंस प्रूफ है, रेजिडेंस प्रूफ, ये भी आप अपने साथ में लेकर के जाएगा, जिसको कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोला जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका निवास स्थान क्या है, कौन से गांव से हैं या शहर से हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन से है, तहसील कौन सी है, स्टेट कौन सा है, वो सब जानकारी आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंस प्रूफ पर मेंशन होती है। तो इसके साथ में ये 2-3 चीज़ें भी लेकर के जाएगा। रेजिडेंस प्रूफ हो गया, फोटो लेकर के जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकलवा करके लेकर के जाइएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हम यही चाहते हैं कि कोई भी आपको समस्या ना आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। और अपना मोबाइल भी लेकर के जाएगा। मोबाइल, जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो सेम मोबाइल भी आप वहाँ पर लेकर के जाएगा। हो सकता है कि वहाँ पर आपको जो है कंफर्म करना पड़े OTP वगैरह, और ईमेल आईडी भी उस मोबाइल में ओपन हो आपकी। इसके साथ साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इश्यू करवा करके लेकर जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये आपका MO से इशू होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर से, जो कि आप 3 जगह से बनवा सकते हैं। या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जो सरकारी अस्पताल होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में सरकारी अस्पताल होते हैं, वहाँ पर जा कर के आप बनवा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज से भी आप बनवा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर जा कर के आप ये हेल्थ का सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये नहीं लेकर के जाएंगे तो आपका कैंडिडेचर या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रद्द किया जाएगा, क्या किया जा सकता है।
सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लोकल ट्राइबल या लोकल डायलेक्ट्स और लोकल इन केस ऑफ स्टेट अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, अगर आप इन चार राज्यों में से किसी भी एक राज्य से हैं, तब आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा आपके राज्य की लोकल भाषा का सर्टिफिकेट इशू करवा करके वहां पर लेकर के जाना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात हो गई। इसके बाद में यहाँ पर बातें आ जाते हैं कि इसमें जो आपका रिजल्ट आता है या जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएंगी वो कब तक आएंगी। जैसे कि पिछली भर्ती में भी आपने देखा होगा, वहां पर मेंशन कर रखा था, आई थिंक 30 जून मेंशन कर रखा था कि 30 जून तक आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा या फिर मेरिट सूची डिक्लेयर की जाएंगी। अब इसमें क्या है, इसमें यह मेंशन कर रखा है कि इसका प्रोसेस जो चलने वाला है एंगेजमेंट का, वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा किस तारीख को, 31 दिसंबर 2026 को। एंड नो फर्दर लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इशूड। इस तारीख के बाद में कोई भी बाद में लिस्ट फर्दर नहीं आएगी, कोई लिस्ट डिक्लेयर नहीं की जाएगी। तो आपकी जो लिस्ट आएंगी मेरे अकॉर्डिंग 3 से लेकर 4 लिस्ट डिक्लेयर की जा सकती हैं। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी अभी से आपको बता दूं। देखिए, आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जा सकता है। रिजल्ट जो आता है बेसिकली आपका 10 दिन के अंदर 10 से लेकर 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट या करेक्शन की डेट क्या है। तो करेक्शन की डेट आप यहाँ पर लगा करके चलें, 24 सितंबर है 2026। तो इसके 15 दिन भी आप लगा करके चलेंगे, ऐड करेंगे तो आपका 9 या 10 अक्टूबर के आसपास में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, 9-10 अक्टूबर के अराउंड। ठीक है, उसके बाद में अक्टूबर में एक लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद में नवंबर में एक सेकंड लिस्ट और आएगी, दिसंबर में एक और लिस्ट आएगी। मींस कि 3 लिस्ट तो आना कंफर्म है यहाँ पर। अदरवाइज तो क्या था, 4 से लेकर 5 लिस्ट आती थी, क्योंकि जो भर्ती का नोटिफिकेशन आता था वो जुलाई में आ जाता था। लेकिन अब की बार भर्ती थोड़ा डिले आई है, नोटिफिकेशन डिले डिक्लेयर किया गया है या फिर इशू किया गया है, इसलिए अब की बार केवल 3 लिस्ट आने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अगर ज़्यादा लिस्ट आने की संभावना लगी तो वो सब इन्फॉर्मेशन भी हम आपको डिटेल में बाद में बता देंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हम भी आपको अच्छे से फिल करके बताएंगे कि कैसे क्या आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, फिल करना है, ताकि कोई भी गलती ना हो, आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी अब की बार ज़्यादा हो। आपको प्रेफरेंस कैसे डालने हैं, कैसे आपको अपने नंबर जो हैं वो वहाँ पर फिल करने हैं। अगर देखिए ग्रेड्स में है या पॉइंट्स में है तो आपको कन्वर्ट करके लिखना होता है, वो कैसे कन्वर्ट करके लिखना है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। साथ साथ में अगर आप कट ऑफ के रिगार्डिंग में जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। हम आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग में भी जानकारी बता देंगे कि आखिर कौन से सर्कल या राज्य में कितनी क्या कट ऑफ जाती है, कौन सी कैटेगरी की। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट